दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की अगर बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, लेकिन बड़ी तेजी नहीं बनी। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या आने वाले समय में फिर से एक शानदार तेजी की संभावना बन रही है या फिर स्टॉक के अंदर गिरावट होगी। आईआरएफसी जिसने आईपीओ के वक्त तो लोगों को बहुत ज़बरदस्त मायूस किया, आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट भी हुआ, लोग इसमें बहुत ज़्यादा लॉस में आए, लेकिन जब दौड़ने लगा तो लगातार दौड़ा, कई गुना रिटर्न दिया इसने। और इससे उलट हुआ इरिडा में। इरिडा देख सकते हो कि आईपीओ के समय ही ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई और ज़बरदस्त दौड़ा, अब ये स्टॉक भी नीचे आ रहा है। लेकिन ये दोनों कंपनियों की सबसे जो बड़ी वाली खासियत है कि दोनों एनबीएफसी है। यह रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है और इरिडा ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। और आने वाले समय में एनबीएफसी सेक्टर में एक शानदार तेजी की संभावना बन रही है। दोनों की मोनोपोली बिजनेस है, क्या इनमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है, स्पेशली आईआरएफसी। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले और जानने की कोशिश करेंगे क्या आईआरएफसी आने वाले समय वैसा ही रिटर्न दे सकता है जैसा पिछले दिनों इसने दिया है। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले। स्टॉक की क्लोजिंग 153 पर रही, जहाँ पे 0.59% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार तो बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग संभावना बन रही है। और जैसे कि बड़े फंड हाउस जो निचले लेवल से खरीदारी कर चुके हैं उनकी बहुत भारी मात्रा में क्वांटिटी होती है, और जैसे ही स्टॉक थोड़ा सा दबाव में दिखाई देता वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं, जिससे स्टॉक दबाव में आ जाता है। और इस गिरावट के चपेट में आने के बाद जब थोड़ी सी गिरावट शुरू होती है तो रिटेल इन्वेस्टर भी पैनिक सेलिंग शुरू कर देते हैं, स्टॉक वैसे नीचे आ जाता है। लेकिन आने वाले समय यहाँ पे अच्छी तेज़ी बन सकती है। अब जैसे कि आपको आईआरएफसी पता ही होगा, यह स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ा है, कम से कम साल 1.5 साल तक ये स्टॉक आपको नीचे की तरफ ही दिखाई दिया होगा। अभी रिसेंटली इसने दौड़ना शुरू किया है और काफ़ी शानदार दौड़ा भी है। ये आप देख, इसकी जो शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत हुई है 25 रुपये से। 25 रुपये से दौड़ना शुरू किया तो ये 55 तक गया था। उसके बाद में इसमें वापस गिरावट का दौर शुरू हुआ, स्टॉक नीचे भी आया था। जब खबर निकल कर आई कि OFS आएगा, स्टॉक नीचे आया, लेकिन उसके बाद जब दौड़ना शुरू किया तो लगातार दौड़ते हुए लगभग 200 तक पहुँचा है। अब ऊपर के लेवल से फिर करेक्शन आया, तो एक तरह से यहाँ पे 150 के आसपास अगर ये सेटल हो जाता है और ये इससे नीचे नहीं जाता है तो फिर एक नई तेजी के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा, सरकार अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत लगातार जितने स्टेशन है उनको रीडेवलप कर रहे, नई टेक्नोलॉजी से उनको लेस किया जा रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उनको लेस करके एकदम एयरपोर्ट की तरह से बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे उसी को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हमारे PM नरेंद्र मोदी जी कल यानी 26 फरवरी को 3 स्टेट के अंदर 28 स्टेशन के लिए उसको फिर से रीडेवलप करने के लिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और इसके लिए नींव का पत्थर रखेंगे। तो सरकार वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार के अंदर 26 तारीख को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत अनाउंसमेंट करेगी, जिसमें आप देखिए ईस्टर्न रेलवे के अलग अलग जो स्टेशन है उसका रीडेवलपमेंट होने जा रहा है और जिसके लिए करीब 704 करोड़ रुपीज़ का खर्च किया जाएगा। तो सरकार करीब 550 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट करने जा रही है अलग अलग स्टेट के अंदर। तो हमारे PM कल यहाँ पे नींव का पत्थर रखेंगे 28 रेलवे स्टेशन के लिए, जिसमें आप देखें तो वेस्ट बंगाल के लिए आप देखें तो करीब 360 करोड़ का खर्च होगा। तो 28 स्टेशन में से 17 स्टेशन वेस्ट बंगाल के होंगे, 7 झारखंड के अंदर है और 4 बिहार के रेलवे स्टेशन है जो बिल्कुल रीडेवलप होने वाले, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उनको लेस किया जाएगा। सारी फैसिलिटीज़, सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, पैसेंजर के लिए उसमें सारी सुविधा ऐड की जाएगी। ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ऑलरेडी 123.52 करोड़ का खर्च करके 22 अंडरपासेज बनाए जा रहे हैं। तो लगातार बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो सरकार ने जैसी अपनी तरफ से जो मंशा जाहिर की थी उसी हिसाब से रेलवे में ज़बरदस्त ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। एक बड़ी गुड न्यूज गुजरात से निकल के आ रही है। सूरत के पास में उधना रेलवे स्टेशन है, उसका भी रीडेवलपमेंट होने जा रहा है और ये जो है इस रेलवे स्टेशन की कैपेसिटी तो करीब 75,000 पैसेंजर है जो रोज़ यहाँ पे आना जाना करते हैं और इसके लिए इस पूरे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है और जो इसमें फैसिलिटीज़ नई प्रोवाइड की जाएगी, हर तरह की सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, नए ब्रिज बनाए जाएंगे, टिकट खिड़की की और सुविधा बढ़ाई जाएगी बहुत सारे पैसेंजर हैं उनके लिए। तो बिल्कुल पूरी तरह से रीडेवलप किया जाना है, काफ़ी बड़ा खर्च यहाँ पे होने वाला है। तो एक एक करके सभी स्टेट के अंदर स्टेशन जितने वो रीडेवलप होने वाले हैं
और हम लगातार देख ही रहे कि हमारे पीएम मोदी जी लगातार उसके ऊपर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जिससे ये कह सकते हैं कि रेलवे के शेयरों में अब फिर से एक नई तेज़ी की शुरुआत होगी। और मुझे लग रहा है कि इलेक्शन के बाद जब नई सरकार बन जाएगी उसके बाद यहाँ पे एक तरफा तेज़ी का वातावरण बन सकता है रेलवे के शेयरों में। बजट में उनकी अनाउंसमेंट हुई है, बजट इस बार 2.55 लाख करोड़ का रख दिया गया है और रेलवे के शेयरों के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हो कि एक बार नई सरकार बन जाएगी उसके बाद में ये सारे जितने प्रोजेक्ट है ये आगे बढ़ना शुरू होंगे। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि आपको रेलवे के शेयरों में निवेश इस समय करना चाहिए। एक ठहराव सा भरोसा दिखा दे इस समय, लेकिन एक बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक फिर तैयार हो रहे हैं। आने वाले समय इसमें शानदार तेज़ी बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश आपको करना चाहिए। अब एक बार हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं कि कंपनी कितनी मजबूत है। तो यहाँ पे इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि कंपनी में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 17.89% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 23,932.63 करोड़ के आसपास रहा था। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो भी पॉजिटिव है, वो है क्वार्टरली रिवेन्यू, जिसमें 8.43% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 6,745.31 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जो 4.06% आए, जहाँ पे लास्ट ईयर 6,337.01 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे निगेटिव बन रहा है, वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 1.79% की मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 1,604.23 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है स्टॉक की प्राइस, जो 452.07% की वृद्धि दिखा रही है। तो देखो कि इसके सेक्टर के मुकाबले इसके स्टॉक की प्राइस में प्रदर्शन अच्छा रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी इसका पी रेशियो जो 33.16 है। तो इसका लोअर देन सेक्टर पी रेशियो, क्योंकि सेक्टर का पी रेशियो 101.23 है, तो सेक्टर के पी रेशियो के मुकाबले इसका पी रेशियो बहुत ही कम है, जिससे समझ में आ रहा है कि शेयर वाकई में सस्ता है। एक पॉइंट निगेटिव, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 9.21 है, हायर देन 1 है, तो ये निगेटिव। लेकिन इसको हम निगेटिव नहीं समझते, क्योंकि इसका जो टोटल कर्ज है उसकी गारंटी तो सरकार लेती है, किसी प्रकार का कोई पैसा डूबने की सवाल ही नहीं है, जीरो एनपी एक तरह से कह सकते हैं। तो डेट टू इक्विटी रेशियो से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद अगला पॉइंट न्यूट्रल है, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, जो 13.93% है। तो ये जो 10 से लेकर 20% की नॉर्मल रेंज है उसी के अंदर है, तो ये भी इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। एक पॉइंट निगेटिव, वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज नहीं हुई बल्कि डिक्रीज हुई है, कम हुई है, ये नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद अगला पॉइंट न्यूट्रल है, वो है प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंजेस। फिलहाल सरकार ने ओएफएस नहीं लाए, आने वाले इसमें सरकार ओएफएस लाएगी और अपनी जो 86.36% की होल्डिंग, यानी करीब 11.36% की एक्स्ट्रा होल्डिंग है, वो ओएफएस के माध्यम से सरकार बेच सकती है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट फिर से न्यूट्रल बनना है, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 1.36 है, ये नॉर्मल रेंज के अंदर है, 1 से लेकर 1.5 की, तो कोई चिंता की बात नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव, वो है प्रमोटर के जीरो प्लेस शेयर है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम निगेटिव पॉइंट की बात करें तो टोटल सिर्फ 3 निगेटिव पॉइंट दिखाई देंगे, और उसमें से भी एक पॉइंट को हम डेट टू इक्विटी रेशियो को निगेटिव नहीं समझते। अब पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो 6 टोटल पॉजिटिव पॉइंट है और यहाँ पे 3 न्यूट्रल पॉइंट है, तो बिल्कुल निगेटिव पॉइंट कम है। और इससे समझ सकते हो कि फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, कोई चिंता की बात नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एफआई भी यहाँ पे अच्छा खासा निवेश बढ़ा रहे। अब देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग 86.36% के आसपास, जो फिलहाल अनचेंज है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। एफआई ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, सितंबर में 1.14% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में देख सकते हो कि 1.15% हो चुकी है। तो एफआई का अच्छा खासा निवेश बढ़ा है। लेकिन डीआई ने अपनी होल्डिंग कम की, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। 1.63% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में 1.15% के आसपास आ गई है। तो डीआई की तरफ से अपनी प्रॉफिट बुकिंग कुछ हुई है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड ने भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, 0.50% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में 0.40% के आसपास। इसके पीछे वजह की ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी। जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी बढ़ी है, 10.87% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में 11.34% के आसपास आ गई। तो कोई चिंता की बात नहीं, निवेश आपको करना चाहिए। आने वाले समय ये स्टॉक आपको फिर से मल्टीबैगर रिटर्न देगा। थोड़ी सी यहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन 150 के आसपास अगर ये सेटल हो जाता है तो यहाँ पे खरीदारी करें। मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 सालों में ये 500 का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करिए, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।